तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले मेरे सभी मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। मुझे पूरी उम्मीद है आपका आज का दिन बेहद अच्छा गया होगा। बस इसी तरह आपस में प्यार बनाए रखें। वैसे दोस्तों हमारी आज की कहानियाँ कुछ अलग ही तरह की कहानियाँ हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। पर दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम गौरव सहरावत है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों एक दिन की बात है, मेरा चिल्ली पटाटो खाने का काफ़ी मन हुआ तो मैंने अपने घर वालों से पैसे मांगे। घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए। तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे चिल्ली पटाटो खाने का मन है। मेरे घर वालों ने मुझे साफ इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। उस समय रात के 9 बज रहे थे। दोस्तों मैंने जैसे तैसे अपने घर वालों से पैसे लिए। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें खरीदने के लिए एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता था। इसके बाद मैं काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। मैं जैसे ही रेलवे ट्रैक क्रॉस करने वाला था कि मुझे एक आदमी ने पीछे से आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर एक औरत ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या की है। इसी बीच दोस्तों मैंने गौर किया कि मैं उसी औरत के ऊपर पैर रखने वाला था और ठीक ध्यान से देखने पर पता चला कि सही में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ है। पहले तो मैंने उस आदमी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर जब मैं दूसरे रास्ते से जाने लगा तो मैंने देखा कि उस औरत का एक पैर कटा हुआ था और ठीक वो कटा हुआ पैर मेरे सामने ही पड़ा हुआ था। वो देखकर मेरे शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ जिसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर वो नज़ारा कोई देख ले तो वो शौक में चला जाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इसके बाद मैंने चिल्ली पटैटो ना लाना ही ठीक समझा। फिर मैं उस जगह से जितनी तेज हो सके उतनी तेज़ी से भागा। मैं सीधा अपने घर पर आ गया। घर पर आकर मैंने अपने घर वालों को खुद के साथ घटी घटना के बारे में बताया। दोस्तों फिर क्या था, मेरे घर वालों ने मुझे खूब डांट लगाई। इतनी डांट खाने के बाद मुझसे तो खाना भी नहीं खाया गया। एक तो वो नज़ारा मेरे दिमाग से हट नहीं रहा था, बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था, और दूसरा घर वालों की डांट। अब आप समझ ही सकते हैं ऐसे में कोई खाना कैसे खा पाएगा। इसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे डर के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। मैं जागा ही रहा। फिर 2 बजे जाकर मेरी आंख लगी। आंख के लगते ही थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुल गई। दोस्तों शायद हो सकता है कि इस बात को आप सभी स्लीप पैरालिसिस समझेंगे, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई भी व्यक्ति नींद में जागने उठने और बोलने में असमर्थ होता है और ठीक वो इस स्थिति में काल्पनिक वस्तु को महसूस करता है। मगर दोस्तों जिसके साथ यह हकीकत में होता है उस बात को सिर्फ वही समझ और महसूस कर सकता है। ठीक उसी तरह मेरे साथ भी ये स्लीप पैरालिसिस वाला केस नहीं था। मेरी आंखें अच्छे से खुल गई थी। तब मैंने देखा कि मेरी छाती पर कोई औरत बैठी हुई है। ये देखकर मैं चौंक गया। मैं चिल्लाना चाहता था मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। डर से मेरे पसीने छूट रहे थे। फिर मैंने हिम्मत करके अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया। उसी बीच मैंने देखा कि हमारे पंखे से फांसी लगाकर एक बूढ़ी औरत लटकी हुई थी और फिर वो अचानक से नीचे गिर गई। इसके बाद तो दोस्तों मेरे डर का लेवल हद से पार हो गया था। फिर मैं काफ़ी कोशिशों के बाद ज़ोरों से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर घर वाले मेरे कमरे में आ गए। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने तुरंत ही उन्हें सारी बात बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने इग्नोर कर दिया। घर वाले चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गए।
दोस्तों, गौर करने वाली बात यह थी कि ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सबके सोने के बाद मैं बेड पर लेटकर रो रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा गला दबाने लगा था। मैंने दोबारा अपने घर वालों को जगा दिया और दोबारा उन्हें सब कुछ बताया। तब जाकर कहीं घर वालों ने मुझ पर विश्वास किया। उनका विश्वास करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि बार बार ऐसा होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दोस्तों, ठीक इसके अगले दिन मेरे माँ और पिताजी एक नारियल लेकर मेरे सर के चारों ओर 7 बार घुमाकर यहीं गुड़गांव के शीतला माता मंदिर गए। उस वक्त मैं उनके साथ नहीं गया था, मैं घर पर ही सो रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता वहां पर क्या हुआ, लेकिन मुझे सपना आया कि उसी मंदिर में हनुमान चालीसा चल रही है और उसी बीच अचानक मेरी छाती में काफी तेज दर्द होने लगा। दर्द की वजह से मेरी नींद टूट गई। तब मैंने देखा कि छाती से एक परछाई निकलकर बहुत तेज भाग रही है। उसकी वो चिल्लाती हुई आवाज आज भी मेरे कानों पर गूंजती है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तो और अब मैं पूरी तरह से ठीक भी हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी गौरव सहरावत की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी की शुरुआत कहां से हुई और कहां पर खत्म, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम यश है, मैं हरियाणा जिंद का रहने वाला हूं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ जो कि मेरे अनुसार बिल्कुल सच्चा है। दोस्तों, ये बात कुछ समय पहले की है। मेरा कजिन भाई है जिसके पैर में प्रॉब्लम है। उसकी पैरों की उंगलियां काम नहीं करती थी। जब हम उसे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस वक्त मैं और मेरी बुआ, जिनका वो बेटा था, हम दोनों ही हॉस्पिटल में साथ रुके थे। डॉक्टर साहब ने मेरी बुआ को कहा कि आपके बेटे को कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद मैं और बुआ रात भर हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे। फिर जब जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे सभी लोग सो गए थे। सिर्फ मैं ही था जिसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं फ़ोन चला रहा था। मैं हॉस्पिटल में रखे सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने दोस्तों से बातें करने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पर मैं बैठा हुआ था उसके बिल्कुल साथ में ही हॉस्पिटल का एग्जिट गेट था। हॉस्पिटल के पीछे की तरफ एक रेलवे ट्रैक था, वो भी ठीक 200 मीटर की दूरी पर। फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने दोस्तों से चैट द्वारा बात कर रहा था। तभी मेरी फीमेल दोस्त ने मुझसे ऐसे ही मजाक में कहा कि तुम इतनी रात में हॉस्पिटल के एग्जिट गेट पर अकेले बैठे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उससे कहा कि डर किस बात का लगेगा, मेरे साथ तुम हो तो सही। इतना कहकर मैं उस बेंच से खड़ा हो गया। मैं मैसेज करते करते हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में चला गया। वहां पर काफी अंधेरा था, ना कोई लाइट, ना ही कहीं से कोई रोशनी आने की गुंजाइश। फिर मैंने उस जगह की फोटो खींची और अपने दोस्त को सेंड की। उसने तुरंत उस फोटो को देखकर मुझसे कहा कि तुम पागल हो, यहाँ अंधेरे में तुम क्या कर रहे हो, अभी के अभी ऊपर जाओ। वैसे दोस्तों, थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लग रहा था, इसीलिए मैं तुरंत ऊपर चला गया और उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। इसके बाद मैंने अपने शूज उतारे और उस बेंच पर पैर रखकर आराम से बैठ गया। पर दोस्तों, अब जो मेरे साथ होने वाला था उससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वैसे मुझे समय तो सही से पता नहीं, मगर वही 1 बजे के आसपास मैं अपनी दोस्त से बात कर ही रहा था कि मुझे अचानक दूर से किसी की पायल की आवाज़ आने लगी। एक बार को तो मैंने उस आवाज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बस फ़ोन में चैट में व्यस्त था। पर वो आवाज़ दोबारा से तेज़ तेज़ आने लगी। तब जाकर मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि इस बार वो छन छन की आवाज़ जहाँ पर मैं बैठा हुआ था उस दीवार के पीछे से आ रही थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने अपनी दोस्त से बोला कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है, पर वो मेरी बातों को मजाक में लेने लगी। मैंने तुरंत उस आवाज़ को रिकॉर्ड किया और उसके पास भेज दिया। उस वक्त वो भी आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गई थी। दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, आवाज़ किसी औरत के चलने की थी। फिर मैं उसी बेंच से उठकर रिसेप्शन की तरफ भागने की सोच रहा था, पर मानो मैं जैसा बैठा हुआ था वैसा का वैसा ही रह गया। मैं उस बेंच से हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी, इतनी तेज़ कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। दोस्तों, वैसे तो मुझे हनुमान चालीसा भी मुंह जुबानी याद है,
मगर उस वक्त डर का खौफ इतना बढ़ गया था कि मुझे हनुमान चालीसा का एक अक्षर भी याद नहीं आया। इसी बीच जो मेरे पीछे दरवाजा था उसे कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया था। सच कहूं तो उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं आज नहीं बच पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसी समय मेरी दोस्त ने मुझे हनुमान चालीसा सेंड किया। मैंने तुरंत ही उसे फुल आवाज में चला दिया। दोस्तों, हनुमान चालीसा के चलाते ही ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था और अब मुझे एकदम से छोड़ दिया हो। इसके बाद मैं सीधा अपने भाई वाले कमरे की तरफ भागा। वहां पहुंचकर मैंने किसी को कुछ बिना बताए चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। फिर अगले दिन जब मैं घर वापस आया तो मैंने अपने घर वालों को रात में घटी इस घटना के बारे में बताया। मेरे घर वाले मुझे बालाजी लेकर गए। वहां जाने के बाद से अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये थी यश की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रसाद जोशी है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो कहानी है कोकण महाराष्ट्र की। यूं तो कोकण अपने प्राकृतिक सौंदर्य और दूर तक फैली हुई समुद्री किनारों के चलते पर्यटकों की पसंद है, पर कहीं ना कहीं ये अपने पुराने मकानों के लिए भी प्रसिद्ध है। वैसे गांव में रात जल्दी हो जाया करती है। ऐसे में लोग अपने खेतों और दफ्तरों से जल्दी घर आ जाया करते थे। पर 1885 में एक और वजह थी उनके घर जल्दी लौट आने की, और वो थी एक बरगद का पेड़। ये पेड़ एक श्रापित पेड़ था। 300 साल से भी पुराना था और इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली हुई थी। इस पेड़ की दहशत इतनी थी कि कोई भी इस पेड़ की तरफ देखता तक भी नहीं था। यहाँ तक कि कोई लकड़हारा भी इसको काटने से साफ मना कर देता था। तात्या पंडित जी, जो कि गांव के मशहूर जमींदार थे, ये पेड़ उन्हीं की जमीन पर था। तात्या ने घर में सभी लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि उस और घर का कोई भी सदस्य नहीं जाएगा। उन्होंने उस जमीन पर लोहे का फेरा लगाकर मंत्र और नींबू मिर्ची से कपड़े में बांध दिया था। सन 1850 में उनकी मृत्यु हुए 1 साल हो गया। सभी परिवार के लोग उस पुश्तैनी मकान में श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हुए थे। उन दिनों तात्या की जमीन के लिए उनके 3 बेटे आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। साथ ही तात्या की एक बेटी भी थी। उनकी बेटी भगवान पर पूरा विश्वास करती थी, मगर उनके 2 बेटे नास्तिक थे। वो दोनों भूत प्रेतों को भी नहीं मानते थे। उन दोनों में से एक भाई को वो जमीन चाहिए थी जिसमें वो बरगद का पेड़ था। उन्हें उस खेत में आम की खेती करनी थी। ठीक उसी रात शिल्पा पंडित अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। वहां से वो बरगद का पेड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था। देखते देखते उसे वहां एक अजीब खौफनाक शांति का एहसास हुआ। उसी दौरान उसे एक औरत का पैर हिलते हुए भी दिखाई दिया। ये सब उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। शिल्पा जानती थी कि रात के समय कोई घर का दरवाजा नहीं खोलता है, मगर अब तात्या पंडित जी का डर भी नहीं था। वो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरी और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि उसके भैया ने उसे रोक लिया और उसे चुपचाप सोने के लिए कहा। उसका बड़ा भाई अकेला था तो वो भी जानता ही था कि उसे बचपन से लेकर अभी तक रात के समय घर से बाहर पाँव नहीं रखा है, मगर अब उसे वो ज़मीन किसी भी हालत में देखनी ही थी, क्योंकि सुबह के समय उसे सब रोक लेंगे। इसीलिए वो एक लैंप और गमछा लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है इतने में ही तात्या जी की फोटो की माला गिरकर टूट जाती है। इस पर भैया जी ने उस समय ध्यान नहीं दिया और ठीक वो उस जगह पर पहुंच गए जहां तात्या ने वो अभिमंत्रित कवच लगाया था। वो ठीक उस बरगद के पेड़ को देखने लगे। वहां की जमीन पर एक खौफनाक शांति थी, पर भैया जी ने ठान लिया कि आज इस बरगद के खौफ को जड़ से ही मिटा दूंगा। उन्होंने उस कवच को खोल दिया और उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां पर कोई भी नहीं था। वो ठीक उस पेड़ के नीचे बैठ गए, पर जब थोड़ी देर बाद उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें उस बरगद के पेड़ पर एक टांग लटकती हुई दिखी। उन्होंने उससे कहा, कौन है वहां और इस पेड़ पर क्या कर रहा है, नीचे आ। भैया के इतना कहते ही वो पिशाच एकदम नीचे आ गया। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और ठीक उसका जबड़ा बाहर को निकला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसका बदन छीला हुआ था, उसमें से पस बाहर आ रहा था।
भैया कुछ बोल पाते कि इससे पहले ही वो पिशाच भैया को अपने साथ लेकर पेड़ पर चला गया। थोड़ी ही देर में भैया की चीख पूरे मकान में गूंज उठी। तभी शिल्पा और उसके दो भाइयों ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो वहां पर आ पहुंचे। वहां का भयंकर नज़ारा देख वो बेहद डर गए थे। उन्होंने घर की ओर भागना ही ठीक समझा कि तभी इसी बीच पिशाच ने एक और भाई का पैर पकड़कर उसे भी पेड़ पर ले गया। शिल्पा और उसका एक ही भाई बचा हुआ था। वो दोनों वहां से तेजी से भागकर घर के अंदर आ गए। उन्होंने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। इसी बीच उनकी नज़र उस पिशाच पर पड़ी जो कि ऊपरी मंजिल पर बैठा हुआ था। उस वक्त शिल्पा के गले में तात्या ने ताबीज़ बांधी हुई थी, इसीलिए वो बच गई। मगर उसी रात उसका एक लौता भाई भी उस घर से गायब हो गया। इस घटना ने शिल्पा के दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाला जिसकी वजह से अब वो पागल हो चुकी है। दूसरी तरफ गांव वालों की माने तो सुनसान बरगद के पुराने पेड़ पर पिशाच का वास होता है। दोस्तों, इस घटना को आज से सेकंड सेंचुरी हो चुकी है। आज हम शहर में रहते हैं, मगर दादी की कोकन की कहानी जो उनकी सहेली शिल्पा के साथ घटी थी, उसे सुनकर दिल खौफ से भर जाता है। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी प्रसाद जोशी की कहानी। हालांकि इनकी कहानी एक कहानी की तरह लगी। बाकी अगर आप में से कोई भी कोकन में रहता है तो कमेंट्स में इस कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम नहीं बता रहा हूँ, पर हाँ, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 13 साल की थी। एक बार की बात है, मैं अपने कजिन भाइयों के साथ बाहर खेलने गया था। हम लोग उस समय पहाड़ों पर थे। हम एक झरने के पास एक खुला सा मैदान था, वहाँ पर गए हुए थे। उस खुले मैदान में हम क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी बॉल नीचे की तरफ चली गई। फिर मैं उस बॉल को लेने के लिए नीचे गया तो वहाँ पर एक घर हुआ करता था, पर अब वहाँ केवल कुछ पत्थर ही रखे हुए थे। उस जगह को देखने से साफ पता चल रहा था कि उस घर में उस समय कितने कमरे रहे होंगे। खैर, हमारी बॉल उसकी दूसरी साइड में गिरी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी में ऊपर से छलांग लगा दी, जिसके थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। मैं अपने भाइयों के साथ जैसे तैसे भीगते हुए घर वापस आ गया। इसके बाद हम सभी ने अपने अपने कपड़े बदले। फिर पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मेरी आंखें जब काफ़ी देर बाद खुली तो मेरे सारे भाई मेरे आसपास बैठे हुए थे और मेरा सर मुझे भारी भारी सा महसूस हो रहा था। तभी मेरे एक भाई ने मुझसे कहा कि तेरे सपने में बहादुर आया था। वैसे उसने ये बात मजाक में कही थी, मगर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। कुछ समय बाद मैंने अपने एक भाई से पूछा कि भाई, आप मुझे बताओ कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, पहले तो उसने मुझे बताने से मना कर दिया। फिर मेरे काफ़ी जिद करने के बाद उसने बताया कि बहुत पहले वहाँ उस घर में एक बहादुर नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी ने उसे और उसकी पत्नी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद उन दोनों की लाशों को उसने वहीं दफना दिया था। दोस्तों, मेरे कजिन भाई ने एक बात मुझे और बताई। उसने कहा कि उनसे बड़े भाई भी एक दिन वहाँ बकरियां चराने के लिए गए थे। उस वक्त उन्हें वहाँ पर किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी लड़की की हेलो बोलने की आवाज़ भी सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने न इधर देखा ना उधर, वो सीधा भागते हुए घर आ गए। दोस्तों, आज भी वो जगह वैसी ही है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी उत्तराखंड की एक छोटी सी कहानी। हालांकि वहाँ की कहानियाँ तो बहुत है, पर फिलहाल अभी के लिए यही ठीक है। आइए ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लक्की है। मैं हरियाणा फतेहाबाद जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी एक डायन के बारे में है। ये कहानी मुझे मेरी नानी जी ने सुनाई थी। दोस्तों, मेरी नानी जी आसाम की रहने वाली हैं। जैसा कि आप सभी ने कई बार सुना होगा कि आसाम में डायन के बारे में ज़्यादा कहानियाँ होती हैं। वहाँ पर अक्सर टोने टोटके भी किए जाते हैं। एक दिन मैं अपने माता पिता और मेरी बड़ी बहन के साथ हम सभी नानी जी के घर आए थे। हम लोग अक्सर नानी जी के घर ट्रेन से आना जाना करते थे। आसाम में जाने के लिए हमें
2 दिन और 3 रातें लगती थी और मेरी नानी जी गुवाहाटी शहर की रहने वाली थी। दोस्तों, जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना शाम के वक्त थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाया जाए। यही सोचकर मैं शाम के लगभग 7 बजे बाहर टहलने चला गया। उन दिनों गर्मियों का मौसम था तो बाहर खुली हवा में अच्छा लग रहा था। जब मैं टहल रहा था तो मैं टहलते हुए एक हवेली के पास जाकर रुका। यकीनन वो हवेली दिखने में काफ़ी बड़ी थी। इसके बाद मैं वहीं से वापस घर की ओर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया और अपनी नानी के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि वो हवेली किसकी है। तब नानी जी ने बताया कि उस हवेली में डायन का वास है और ऐसा कहा जाता है कि ये डायनें काफ़ी ताकतवर होती हैं। दोस्तों, फिर नानी ने आगे बताते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस हवेली की कहानी मुझे मेरी दादी जी ने बताई थी। दोस्तों, इसके बाद मैं नानी जी के पास ही उनकी बातें सुनते सुनते चुपचाप सो गया। पर इसके अगले दिन मैं उस हवेली में गया। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त थे। जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो हवेली के बाहर एक गार्ड था जिसने हमें हवेली के अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। वो हमें बार बार रोक रहा था, मगर मुझे तो उसके अंदर किसी भी हालत में जाना था। मुझे उस हवेली को अंदर से देखना था और साथ ही ये भी जानना था कि आखिर उस हवेली के बारे में लोगों का ऐसा क्यों कहना है। इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ से हवेली के पीछे दीवार से चढ़कर जैसे तैसे उस हवेली के गेट के अंदर पहुंच गए। हमारी नजरें हवेली के मेन गेट पर पड़ी जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। उस पर ठीक लाल रंग का धागा लपेटा हुआ था। इसके बाद हमने वो धागा खोला और कहीं से पत्थर लेकर वो ताला तोड़ दिया। फिर हम एक एक कर हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमने देखा कि वो हवेली एकदम बंजर पड़ी हुई थी। धूल मिट्टी और कबूतर इधर उधर उड़ रहे थे। फिर हमने इधर उधर देखा तो हमें ऊपर जाने के लिए लंबी सी सीढ़ियाँ दिखाई दी। इसके बाद हम सीढ़ियों से ऊपर गए। हम लोग रात के समय गए हुए थे। उस वक्त रात के 10 बजे होंगे। फिर जब हम ऊपर गए तो हमने देखा कि 2 औरतें लाल साड़ी में गोला सा बनाकर उसके अंदर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उन्हें देखकर हम डर गए। हमने वैसे ही डरते हुए हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे। इसी बीच मुझे नानी जी की बात याद आई, पर मुझे पता चला कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 डायन हैं। इसके बाद हम उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में गए। दूसरे कमरे में हमने देखा कि 2 औरतें सफ़ेद साड़ी में कुछ कर रही थी। हमें ये तो नहीं पता कि वो क्या कर रही थी और ना ही हम उन्हें देख पाए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि दोनों औरतों के आसपास बहुत खून बिखरा हुआ था। मेरा एक दोस्त जिसका नाम प्रशांत था, वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और उसकी चीख निकल गई। उसकी चिल्लाने की आवाज़ उन औरतों ने सुन ली। उन दोनों ने हमारी तरफ देखा तो हमने पाया कि उन दोनों की नाक बहुत लंबी थी। उनका चेहरा जला हुआ था। इसके बाद हम सीधे बाहर की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने मेरे दोस्त को पकड़ लिया और अचानक ही अंदर की ओर खींच लिया। इसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ। हम बस बाहर की तरफ भागने लगे। इसी बीच हमारा दोस्त भी अचानक दरवाज़ा खुलते ही बाहर की तरफ भागने लगा। हमें देखकर वो ठीक हमारे पीछे पीछे आ गया। फिर हम सभी अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, इसके अगले दिन जिस दोस्त को उन्होंने पकड़ लिया था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके 2 दिन बाद खबर आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद मेरी तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगी। तब कहीं मेरी माँ और नानी मुझे एक बाबा के पास ले गई। बाबा के पास जाने के बाद बाबा ने मेरी माँ और नानी को बाहर रुकने को कहा। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। बस इतना याद है कि जब मेरी आंखें खुली तब मैंने खुद को नानी जी के घर पर पाया। ठीक इसके बाद से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। पर दोस्तों, मेरा मानना है कि वहाँ कोई डायन नहीं थी। वो ज़रूर गांव की कुछ औरतें थी जो शायद वहाँ पर काला जादू कर रही थी। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट्स में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। दोस्तों, कहानियाँ चाहे जैसी भी हो, अगर आपको ये कहानियाँ ज़रा भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूँगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।